दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय अमेरिका और इजराइल के ईरान युद्ध की चर्चा कर रही है। हर रोज आप बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं और बहुत सारी चीजें देख भी रहे हैं कि कहां क्या हो रहा है। लेकिन एक भारतवासी होने के नाते मैंने सोचा कि हम भी लगातार ईरान में अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है उसकी हम भी चर्चा कर रहे थे और अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हम चाहेंगे कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो, लेकिन इस बीच में चर्चा एक भारतवासी होने के नाते हमें इस बात की भी करनी चाहिए कि इस युद्ध के दौरान या इसके पहले भारत की क्या स्थिति रही है और है आज। भारत को किस रूप में दुनिया देख रही है इस प्रसंग में, और भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को युद्ध से पहले का और युद्ध के दौरान का उसको किस रूप में देखा है भारत ने, उसकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है, यानी हमारी सरकार की। इससे पश्चिम एशिया में और दक्षिण एशिया दोनों जगह, बल्कि ग्लोबल साउथ कह लीजिए या पूरी वैश्विक स्थिति जो हमारी है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के तौर पे, ब्रिक्स के एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में हम किधर खड़े हैं। हम इसलिए ये सवाल आज उठा रहे हैं और हम अपने दो खास मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता में एक श्रीमती सोनिया गांधी ने देश के एक बहुत महत्वपूर्ण अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एडिट पेज का पहला आर्टिकल लिख करके और उन्होंने सरकार की जमकर आलोचना की है। किन किन मुद्दों पर की है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारे दो जो खास मेहमान हैं इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय राकेश पाठक जी, डॉक्टर राकेश पाठक। आप इनसे परिचय में क्या कर रहा हूं, सभी जानते हैं इनको। आप लंबे समय तक प्रिंट और फिर टेलीविजन में भी काम किए हैं। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सुहेल वहीद है, यह भी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में लगातार सक्रिय रहे हैं। अभी इनकी नई किताब भी आई है और सुहेल नवभारत टाइम्स जैसे अखबार में काम कर चुके हैं, लखनऊ से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पाठक, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है उसकी काफी चर्चा है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि अली खामेनेई की जो हत्या है इस हमले के दौरान पहले ही दिन, उस पर हमारी सरकार का खामोश रहना ये कर्तव्यहीनता है, ये न्यूट्रलिटी नहीं है, ये न्यूट्रल होना नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कर्तव्यहीनता है। कैसे देखते हैं आप इस पहलू को? क्यों हमारी सरकार इस पूरे प्रकरण में खामोश है? खासकर जो हमला इजराइल और अमेरिका ने किया है ईरान पर, वो दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं। वो बहरीन की चर्चा कर रहे हैं, यूएई से चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहां जो हमला हुआ वो गलत था, लेकिन जहां मूल हमला हुआ है सबसे पहले, उस पर वो बिल्कुल खामोश है। देखिए उर्मिलेश जी, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पर हम आगे आएंगे। लेकिन वे जो कर रहे हैं उनकी जो चुनिंदा चुप्पी है वो हमारे देश की विदेश नीति को दो राहे चौराहे छह राहे पर लाकर खड़ा करने की हरकत है। और दरअसल में भारत की विदेश नीति, अब भारत की विदेश नीति रही ही कहां है उर्मिलेश जी। पिछले 12 सालों से देश की विदेश नीति मोदी की ढोल नीति बन गई है। उनका जर खरीद, भोंपू मीडिया, उनका समर्थक तंत्र, सरकार में बैठे लोग, मंत्रिमंडल के सहयोगी सिर्फ मोदी नीति का गुणगान करते रहते हैं, जबकि भारत की विदेश नीति आजादी के बाद से अब तक जिस तरह की रही थी उसका एक नमूना याद दिला देते हैं सिर्फ। यद्यपि सोनिया गांधी ने भी अपने पत्र में वो याद दिलाया है, लेकिन मैं एक दूसरी घटना याद दिलाना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार बनी, आप सब लोग तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है इस वक्त, फिलिस्तीन को लेकर। उसके अलावा एक बात उन्होंने कही थी एक इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया जब वे विदेश मंत्री बन गए
कि भारत की विदेश नीति क्या होगी, जनता पार्टी की विदेश नीति क्या होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत की विदेश नीति वही होगी जो अब तक भारत की विदेश नीति थी। विदेश नीति पार्टी की नीति नहीं होती, जनता पार्टी की नीति नहीं होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से इसे मोदी नीति बना दिया। देश के हितों को कैसे कैसे कहां कहां गिरवी रखा गया, इसकी लंबी फहरिस्त है। सोनिया गांधी ने दूसरी बात याद दिलाई है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की तेहरान यात्रा, उनकी तस्वीरें हैं, हम सब लोग लगातार उन तस्वीरों को साझा कर ही रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में गए थे, 700 साल पुरानी कुरान की कीमतें लेकर, प्रतियां लेकर गए थे, उन्हें तोहफे में भेंट की, सुप्रीम लीडर को और वहां के प्रेसिडेंट को। यहां पर शेख ही बघार रहे थे 2024 के चुनाव से पहले गोदी मीडिया के 4 नुमाइंदों से, उन्हें पत्रकार कहना पत्रकारिता के लिए एक गाली की तरह होगा, उनके सामने भी कह रहे थे मैं चाबहार समझौता करके आया हूं, मैं, मेरे लिए इतनी बड़ी कामयाबी है जी, हर वाक्य में जी लगा रहे थे। उस ईरान के सुप्रीम लीडर और उस पर हुए हमले की एक शब्द में भी निंदा न करना यह बता रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब आपके उस सवाल को, उस पहेलू को हल करने की कोशिश करते हैं। वो जो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसके चलते भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत, हत्या और उस पर हमले की निंदा नहीं कर पा रहे। वो मजबूरी किसी फाइल की हो सकती है, वो मजबूरी कोई ऐसी चीज हो सकती है, पेगासस नाम का कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऐसी शर्तें हो सकती हैं जिसमें हम पहले से बंधे हैं और जो देश को नहीं मालूम। ऐसा क्या था कि जिस मौके पर प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा हुई है, उसके 36 घंटे बाद वो ईरान पर हमला कर देता है। दुनिया में इससे पहले ऐसा कब हुआ? और क्या हमारे प्रधानमंत्री को इजराइल यात्रा में इस बात की जानकारी नहीं थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? इसके 2 बिंदु हैं। अगर जानकारी थी तो उन्होंने लड़ाई को रोकने की बात क्यों नहीं की? नंबर 2, अगर जानकारी थी तो ईरान सहित खाड़ी के क्षेत्र में हजारों लाखों भारतीय फंसे हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए कोई एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की? 1 करोड़ लोग बताए जाते हैं पूरे पश्चिम एशिया में। बिल्कुल 90 लाख से ज्यादा, बिल्कुल। 10,000 तो अकेले ईरान में ही है सर, जहां पर लड़ाई चल रही है। राइट। इसका दूसरा पहलू, अगर आपको जानकारी नहीं थी कि आप दूसरे देश पर हमला करने जा रहा है, अगर आपको जानकारी नहीं थी तो ये इससे भी बड़ी राजनयिक चूक है, आपकी अलाली है, मक्कारी है, हमारे विदेश मंत्रालय की नाकामी है, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी की विफलता है। इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ने जा रही है और जिस देश में हमारा प्रधानमंत्री है 2 दिन से, हमारी एजेंसियों ने इतनी भी भनक नहीं ली। जी सर। जी, मैं यही आपसे समझना चाहता हूं कि ये सवाल और भी लोग उठा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वो बहुत पहले से तय नहीं थी। दरअसल नेतन्याहू को आना था अपने देश में, लेकिन वो नहीं आया और प्रधानमंत्री जी का ऑल ऑफ सडन प्लान बन गया इजराइल जाने का। तो क्या हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे जो बड़े बड़े आई मीन एक्सपर्ट हैं, हमारे विदेश नीति के जो संचालक हैं, क्या उनको वाकई बिल्कुल नहीं मालूम था कि दुनिया में क्या हो रहा है और वेस्ट एशिया में क्या होने जा रहा है? तो एक गलत समय पर भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा कराने का कसूर है, जो इसकी जिम्मेदारी है, क्या वो इस देश के जो फॉरेन पॉलिसी जो मेकर्स हैं, जो संचालक हैं और जो हमारे खुफिया तंत्र है, क्या उसकी बहुत बड़ी विफलता नहीं है? और अगर है तो इस पर क्या प्रधानमंत्री को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सर, कार्रवाई किस पर करेंगे वे? देश का प्रधानमंत्री कोई चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चाबी भर दी,
या कठपुतली की तरह कह दिया कि अब आपको इजराइल जाना है तो इजराइल चले गए। और क्या प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, वो भी ऐसे कठिन समय में, सबको पता है महीनों से तनातनी चल रही है, कोई अचानक युद्ध तो छिड़ नहीं गया। अभी कुछ महीने पहले लड़ चुके हैं ईरान और इजराइल, खूब बमबारी कर चुके थे। तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, पूरी कैबिनेट, सब जिम्मेदार हैं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो खुद प्रधानमंत्री हैं सर। इस यात्रा के बारे में आपने ठीक कहा, आना तो बेंजामिन नेतन्याहू को था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा की इत्तिला, उसका ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने किया। हम और आप, हम किसी डिबेट में बैठे थे उस रोज, तत्काल खबर आई, हमने ब्रेक की। हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की सूचना हमारा प्रधानमंत्री देगा, हमारा विदेश मंत्रालय देगा, प्रधानमंत्री कार्यालय देगा। बेंजामिन नेतन्याहू कौन होता है कि हमें सूचना दे कि हम आपके प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं? और वो न्योता नहीं था, एक तरह से हुक्म था कि आपको आना ही है। और मैं संकेतों में वहां लौटना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। वो जो बातचीत है जेफरी एपस्टीन, स्टीव बैनन के बीच की, 4 से 6 अप्रैल 2017 की पिछली इजराइल यात्रा हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, 9 अप्रैल का जेफरी एपस्टीन का मेल, उसके बाद तमाम सारी ऐसी शब्दावली, इट वर्कड, मोदी ऑन बोर्ड, काम हो गया, काम हो जाएगा, मोदी तैयार हैं। आखिर चल क्या रहा था ये सब? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए ये वाली इजराइल यात्रा हुई? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने बजरिए डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री को खींचकर अपने यहां बुला लिया? और अंतिम बात यह है कि क्या हमको, आपको, इस देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो यात्रा की है उसका हासिल क्या है? कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, आप दोनों को अगर मालूम हो तो बता दीजिए। सरकार ने कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया हो कि इस दौरे में ये समझौते हुए? ईरान गए थे 2016 में, 12 समझौते हुए थे, चाबहार का राग अलापा था, यहां पर ढोल बजाया था। तो इस 2 दिन की यात्रा में कौन सा समझौता हुआ, ये तो मालूम पड़े। और वो जो तमगा गले में डाला गया कि इजराइल का सर्वोच्च सम्मान लेकर आए हैं, उसके बारे में तो इजराइल मीडिया ने ही बता दिया कि वो नकली सम्मान था। न तो उस सम्मान को उससे पहले किसी को दिया गया, न आगे कोई देने का प्लान है। उसकी कोई कमेटी, कोई चयन समिति, कोई तैयारी नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री पर, जिसके गले में 28 देशों की सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तमगे लटके हैं, बशर्ते उसकी कोई पूछ परख तो हो दुनिया में, बशर्ते वो 28 देशों का तमगा लटकाने वाला प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के सामने नतमस्तक न दिखाई दे, तब हम गर्व करेंगे अपने प्रधानमंत्री पर। जी उर्मिलेश जी। जी, अगर सुहेल, आप कैसे देखते हैं कि जो विपक्ष में एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उसके नेता ने लिख करके इसकी आलोचना की है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं ज्यादातर ने नहीं की है। हालांकि वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं बात अपनी नहीं कह रहे हैं। दक्षिण की पार्टियों को मैंने देखा, उन्होंने भी कहा है। देश में अवाम के बीच में काफी आक्रोश है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये और उसकी सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल मामला है, बहुत चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि पहले जो हिंदुत्व के नाम पर या मोदी की लोकप्रियता के नाम पर एक इकट्ठा कर लेते थे, पोलराइजेशन कर लेते थे, कुछ एसआईआर के नाम पर फायदा उठा लेते थे, लेकिन अभी भारत की अवाम एक तरफ है। बहुत बड़ा हिस्सा भारत में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा है। अगर आप देखिए मीडिया को, खासकर आप विजुअल मीडिया छोड़ दीजिए थोड़ी देर, लेकिन प्रिंट मीडिया को देखिए। आप लोगों से बात करते हैं हर जगह, उनकी बातों से देखिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सरकार समर्थक हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो सरकार से नाराज हैं। क्या ये पहलू मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे? नहीं उर्मिला जी, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई मुश्किल होगी। और उनका जो कैलकुलेशन होता है वो इसी तरह का होता है। किसी भी मुस्लिम मामले में, चाहे वो देश के अंदर का हो चाहे बाहर का हो, वो बहुत सोच समझ के उस सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके मूवमेंट जो हैं बहुत कैलकुलेटेड होते हैं।
ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसको हर कोई जानता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व से उन्होंने अपने आप को अलाइन कर रखा है। तो किसी मुस्लिम लीडर या मुस्लिम मासेस के बारे में वो जब भी बोलते हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत कॉशियस रहते हैं। जहाँ तक खामनाई साहब के मर्डर और ईरान पे हमले का मामला है, तो इसमें भी उन्होंने उसी तरह से चुप्पी साधी हुई है, जैसे और मामलों में साधे रखते हैं। खामनाई साहब के पर जो पहले दिन अटैक हुआ, तो उसमें जो सबसे ख़ास बात है, वो ये है कि बहुत से वामपंथी लोग, बहुत से उदारवादी लोग, बहुत सी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे, जो इनको पसंद नहीं करते थे। पार्टिकुलरली तह वो जो हिजाब मूवमेंट चला था और महिला लिबरेशन के मामले में, और वो महसा अमीनी का मामला था, और उससे पहले वो जो एक नोबेल लॉरेट है, जो उनके वहाँ जेल में बंद है काफ़ी अरसे से। इन सब इश्यूज़ पे खामनाई और उनकी सरकार की आलोचना लगातार होती रहती थी। जो हमारे वहाँ का दानिश्वर हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, लेफ्ट वर्ग हो या लिबरल वर्ग हो, कुछ लोग बीजेपी के भी उसके विपक्ष में बात करते थे, और बीजेपी के लोग ज़्यादा ही कहते थे कि भाई बहुत कट्टर लोग हैं, ये है, वो सब ठीक है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने अटैक करके खामनेई का मर्डर किया या उनके ऊपर जो था, तो उससे अचानक ओवरनाइट हमदर्दियाँ बदल गईं। इस बात को सभी लोग मानते हैं कि ये गलत हुआ। तो जो एक होता नहीं है कि एक वो वेव डेवलप हो जाता है, तो इस वक़्त जो ईरान के पक्ष में जो हमदर्दी की वेव चल रही है, उसमें भी बीजेपी या भारत सरकार जो बाहर बीजेपी की है, वो शामिल होना नहीं चाहती है, तो कहीं न कहीं तो कोई बात है, हम इससे इनकार नहीं करते। आज हम लेकिन दूसरी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपने और मेरे लिए मौका दिया है। आज जो सोनिया गांधी का लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, उसका जो डिक्शन है, वो जो स्टाइल है, जो शैली है उसकी, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको बताऊँ, 2007 में मुझे टिलबुर्ग यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में नेक्सस लेक्चर हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी को एज ए गेस्ट लेक्चर बुलाया गया था। रॉबिन ने बुलाया था, और इन सोनिया गांधी ने वहां पे लेक्चर दिया था, व्हाट इंडिया टॉट मी, भारत ने मुझे क्या सिखाया। तो मैं डीडब्ल्यू की तरफ से गया था उसको कवर करने के लिए। वो 1.5 घंटे का लेक्चर था, और वो भी बेहद जबरदस्त ड्राफ्टेड लेक्चर था। क्या उसकी शब्दावली थी, क्या उसका स्टाइल था। वहां पे प्रियंका गांधी भी थी, रॉबर्ट वडेरा भी थे, और नीदरलैंड की जो महारानी है वो भी आई हुई थी। मतलब एक्सक्लूसिव लेक्चर था वो। नेक्सस लेक्चर वैसे भी बड़ा अच्छा होता है। आउटलुक ने उसको पूरा छापा था, और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मैंने उसका हिंदी और उर्दू में मैंने ट्रांसलेशन किया है। वो जो मेरा जर्मनी का यात्रा वृत्तांत है, उसमें दोनों में शामिल भी है, और हिंदी वाला तो राजकमल प्रकाशन से छपा है। वो बेहद शानदार लेक्चर है। सोनिया गांधी उसे बता रही हैं कि कैसे वो भारत आई, और कैसे यहाँ होते 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 फिर भारतीय हो गई। तो जो आज का जब हमने वो उनका लेख पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस, तो मुझे वही याद आ गया, एकदम वही स्टाइल है। आज के लेख में देखिए, वो संविधान की धाराओं का उल्लेख कर रही हैं, पिछले जो घटनाक्रम है ईरान के साथ भारत के संबंधों का, उसका उल्लेख कर रही हैं। उसके अलावा तमाम रेफरेंसेस को उसमें उन्होंने शामिल किया है, जो पढ़ने वाला एकदम जो है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस ये बात है ना, ये एक इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए हो गया, मासेस के लिए ये नहीं हो पाया। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वालों की संख्या ही महदूद है, आप जानते हैं। तो अच्छा है। तो कांग्रेस ने इस जो वैक्यूम था, उसको उसका फायदा उठाने की तो भरपूर कोशिश की है। लेकिन ये बात कन्वे नहीं हो पाई है अच्छी तरह से, मेरा मेरा अपना मानना है। हम वापस वहां पे आ रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। बीजेपी की सरकारें तो ये भी नहीं बताती हैं कि जो लाभार्थियों की सूची है उसमें मुसलमान कितने हैं। तो उनके वहां तो इतना संकट है इस बात का। जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुसलमान को राइट है, वो टैक्स पेयर का पैसा है, कोई भी सरकार आए, कल कल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ जाए, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम मुसलमानों को भी दे रहे लेकिन सुहेल हैं। सुहेल मैं फिर उसी मुद्दे पर आपको लाना चाहता हूं। जी, आप जो कह रहे हैं कि ये बड़ी मासेज में नहीं जाएगा, और केवल जो लिबरल्स हैं या एक पढ़े लिखे लोग हैं, केवल उन्हीं तक ये मामला जाएगा, जो सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा है, और बहुत कन्विंसिंग ढंग से कहा है। आप स्वयं बहुत मानते हैं कि बहुत बहुत बढ़िया आर्टिकल है। मैं दूसरी जी, बात ये समझना चाहता हूं इससे जुड़ी, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान तो जा रहा है, कि भाई जिन लोगों तक ये मामला जाएगा, वही लोग तो आम लोगों तक ले जाते हैं। यानी जो नहीं सर, ओपिनियन मेकर्स है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अब तक बहुत सारे कारणों से सरकार के साथ खड़े थे, उनमें मैं विभाजन देख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, पिछले 3 दिनों से विभाजन उनमें भी है, जो मौजूदा सरकार के मौजूदा नीतियों के बहुत पक्षधर थे, कि पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं मोदी जी। लेकिन इसमें पश्चिम एशिया और साउथ एशिया हर जगह
एक रिलेवेंस जो इंडिया की है, विदेश नीति की जो उसकी हैसियत रही है पूरे दुनिया में, वो कमी आ रही है। क्या ये बात वो लोगों तक जा रही है? और अगर जाएगी तो आपको लगता है बीजेपी के लिए घाटा है बहुत बड़ा? नहीं, ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उसकी रफ्तार सुस्त हुई है, लेकिन बंद नहीं हुई है, एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उस वही लोग नीचे तक ले जाते हैं, ऐसा मुझे मतलब हमने जो महसूस किया है, ऐसा कम हो रहा है। जो अदर देन बीजेपी इंटेलेक्चुअल है जुड़ा हुआ या पत्रकार जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो संख्या भी है, एक तो वो भी सीमित है, प्लस साधन भी सीमित है। अगर आप जैसे यूट्यूबर नहीं होते, 10, 12, 15 लोग जो भी हैं जिनको सुना जा रहा है, तो बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। एक जो सबसे बड़ी चीज़ हो गई है कि बीजेपी की रीच जो है, हाँ, वो बहुत नीचे तक है। इनके या वहाँ व्हाट्सएप सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स बहुत ढेर सारे हैं। हमने तो काम किया है साथ में, हम जानते हैं कि जैसे सीतापुर या लखीमपुर एक डिस्ट्रिक्ट में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर 150 व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ देते हैं, तरह-तरह के पेड व्हाट्सएप या ग्रुप। आई नो। एक में सुहेल, मैं आपके हाँ, पास आऊंगा क्योंकि राकेश जी को अभी कहीं जाना है। एक सवाल मैं जी, उनसे करना चाहूंगा। जी, जी। राकेश जी, आ, ये प्रश्न केवल बीजेपी या मोदी जी का नहीं है, इंडियन नेशनलिज्म का भी है। अपने मुल्क बिल्कुल। में बहुत सारे लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को या भारत राष्ट्र की जो हैसियत है, जो उसकी अस्मिता है, लोगों ने नेहरू से लेकर और वाजपेयी तक या मनमोहन सिंह तक या मोदी तक भी देखा है। तो जब कभी मोदी जी का किसी देश में डंका बजता है तो सबको लगता है, चाहे उनके आलोचक भी हों तो भी, कि चलो भारत की कोई हैसियत बढ़ी रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत की छवि जो है वैश्विक स्तर पर कमजोर हो रही है, अगर आप देखें तो। अब जैसे आप देखें ट्रेड डील का मामला, ट्रेड डील के बाद भी और सारे मामले हैं जब भारत के प्रधानमंत्री को नजरअंदाज किया गया, यानी भारत को नजरअंदाज किया गया। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप भारत के प्रधानमंत्री या उनकी सरकार की नीतियों के आलोचक हैं। अभी इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री गए, कुछ ही घंटे बाद अटैक हो गया। यानी आपने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया लेकिन बताया नहीं, और अगर बताया तो भारत के प्रधानमंत्री ने उस पहल नहीं की। तो मेरा यह कहना है कि जो नजरअंदाज इंडिया हुआ है इस पूरे प्रकरण में पिछले काफी समय से, क्या वो भारतवासी को, भारत के लोगों को एक धक्का नहीं पहुंच रहा है कि हमारे देश को क्या बना दिया है इस तरह का? हम कोई छोटे मुल्क नहीं है। हमारी हैसियत तब रही है जब हम बहुत साधारण मुल्क थे, जब अभी अभी आजाद हुए थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब भी हमको पूरी दुनिया में सुना जाता था। अब क्या हो गया? सर, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने देश की विदेश नीति को व्यक्तिगत छवि को निखारने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। बहुत सारी घटनाएं आपने गिना दी हैं, लेकिन जिसे ज्यादा रेखांकित करने की जरूरत है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद या और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या हमारी क्या हैसियत रही, हमारा इकबाल कितना बुलंद बचा है, इसे याद कर लीजिए। सिर्फ नंबर एक, 4 दिन की लड़ाई में कितने लोग हमारे साथ खड़े थे सर? या कितने देशों ने खुलकर हमारा साथ दिया? कौन था जो इस लड़ाई में कह रहा था कि हम भारत के साथ हैं? जाहिर है हमारे साथ कोई नहीं था। नंबर दो, लड़ाई किसके कहने से रोकी गई, किसने उसका ऐलान किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। हमने उसे कबूल कर लिया। लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री को सामने चुनौती देते हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कह दीजिए कि वे झूठ बोल रहे हैं। सीज या फायर उनके कहने से नहीं हुआ। नहीं कह पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नंबर तीन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का 5 स्टार जनरल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में बिरयानी तोड़ रहा है, बिरयानी खा रहा है। हलाल उसका मेन्यू जारी कर रहा है व्हाइट हाउस। नंबर चार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हैसियत वैश्विक मंच पर क्या हो गई है, इसका सबूत संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमेटियों में उसकी नामजदगी से सामने आ जाता है। पाकिस्तान जिसके नाम पर हम आतंकवाद की सारी तोहमतें मढ़ते हैं, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अफगानिस्तान पर लगाई गई पाबंदियों की कमेटी का सदर बना दिया गया। तो सर हम कहां खड़े हैं? भारत की अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में क्या हैसियत रह गई है?
हमारी हैसियत ये रह गई है कि डोनाल्ड ट्रंप हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ते हुए अपने उड़न राजमहल एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहता है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं मैं उनसे खुश नहीं हूं, उन्हें मुझे खुश करना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठकर कहता है मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बताइए दुनिया के और किस देश के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उस देश के प्रधानमंत्री के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए नहीं कह पा रहा कि मैं पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में यह कहने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने कुछ ना कुछ ऐसे समझौते कर रखे हैं, कोई ना कोई ऐसी मजबूरियां हैं जिसके चलते वे न केवल अपने अपने पद के और अपने देश के सम्मान के लिए रीढ़ सीधी करके खड़े नहीं हो पा रहे। उन वजहों का खुलासा हो सकता हमारे आपके जीवन काल में हो सकता है 10, 20, 50 साल बाद कोई क्लासिफाइड फाइलें खुलें, तब मालूम हो कि नरेंद्र मोदी की नस असल में कहां दबी थी और किसने। धन्यवाद आपका। और दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हम ये कहना अक्सर भूल जाते हैं, आपसे फिर कह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप ही ना कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे कार्यक्रम को देखें और इसको सब्सक्राइब करें। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।